एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतुराज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो जितने भी क्वेश्चन थे पेपर 2 में अर्थ साइंस के, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक दे रहा हूँ। ये सब जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाते हैं। ठीक है, जियोलॉजी रिलेटेड है, ओशन साइंस रिलेटेड है, ओशन और एटमॉस्फेयर के फर्स्ट वीडियो में दिया है एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 जो वीडियो है उसमें सब ओशन और एटमॉस्फेयर के कवर कर दिए जितने भी थे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई तो जरूर करूंगा। मैं हर एक कोई भी डाउट हो तो मैं सॉल्व जरूर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो एंजॉय द सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ डिसैलिनेशन। अब डिसैलिनेशन मतलब सी वाटर जो होता है सैलिनिटी हाई होता है 35 ppt 35, दिस इज द सिंबल फॉर पीपीटी। ओके, ये अगर वाटर हमें डेली यूज के लिए यूज करना है, मतलब डोमेस्टिक यूज के लिए करना है, तो इसको हम डिसैलिनेट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी प्रॉब्लम है, जिस कंट्री में प्रॉब्लम है कि फ्रेश वाटर वहां पे कम है, मतलब मानसून रेनी सीजन वगैरह बारिश वगैरह नहीं होती है, तो उनका जो होता है कि ग्राउंड लेवल जो होती है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो थोड़ा लो रहता है। तो उनको ये जरूरत पड़ती है कि डिसैलिनेशन करो, मतलब समुद्र का पानी ले लो, उसमें से नमक हटा दो, जो बचा है वो फ्रेश वाटर, एज अ फ्रेश वाटर वी कैन यूज इट। ठीक है, सो इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो डिस्टिलेशन इज प्रोसेस ऑफ डिसैलिनेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस आल्सो इज प्रोसेस ऑफ डिसैलिनेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी ये प्रोसेस भी यूज करते हैं डिसैलिनेशन के। इलेक्ट्रोक्लोरोसिस इज नॉट द मेथड ऑफ डिसैलिनेशन। सो आवर आंसर इज 4th। अब यहाँ पे मैं सब प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, टाइम नहीं है इतना, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्रोसेसेस है। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द ग्राउंड वाटर सिस्टम इन विच एन एक्वीफर इज ओवरलेन एंड अंडरलेन बाय एन एक्वीफर। ओके, बोल रहा है कि एक एक्वीफर है, एक्वीफर मतलब पता है हमें कि पोरस और एंड परमिएबल स्ट्रेटा दोनों होता है, पोरस भी होता है, परमिएबल भी होता है। तो ऐसा एक एक्वीफर है, तो ये दोनों साइड से बाउंड किया है एक्वीफर से। ठीक है, बोल रहा है कि एक एक्वीफर है तो दोनों साइड से एक्वीफर से ही ये किया है। ठीक है, तो हमारे पास 4 टर्म्स होते हैं, एक होता है एक्वीफर, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड और एक्वीफ्यूज। ये 4 टर्म्स बता देता हूं शॉर्ट में। एक्वीफर मतलब पोरस भी है, परमिएबल भी है। एक्वीटार्ड मतलब पोरस है लेकिन रिलेटिवली लो परमिएबिलिटी है। एक्वीक्लूड का मतलब क्या है कि पोरस है, मतलब क्ले मिनरल्स, एग्जांपल क्ले, क्लूड से क्ले याद रखना। एक्वीक्लूड मतलब क्ले, पोरस है लेकिन परमिएबल नहीं है। यहां पे क्या है कि रिलेटिवली लो परमिएबिलिटी और लो पोरोसिटी है एक्वीटार्ड की। और एक्वीफ्यूज मतलब कॉम्पैक्ट रॉक, मतलब कुछ भी नहीं है, पोरोसिटी भी नहीं है और परमिएबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि दोनों साइड से एक्वीफर से ही बाउंड है। अब ऑप्शंस देखते हैं, फ्रियाटिक एक्वीफर, पर्च्ड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर और सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। फ्रियाटिक एक्वीफर ऐसी कोई टर्म नहीं है, लेकिन अगर है तो फ्रियाटिक वाटर क्या होता है कि अगर दिस इज सरफेस एंड दिस इज आवर वाटर टेबल, सो इसके नीचे जितना भी वाटर सैचुरेटेड जोन है उसको हम बोलते हैं फ्रियाटिक जोन। ठीक है, दिस इज सरफेस, ये ट्री है, तो इसके नीचे जो होता है वो फ्रियाटिक सरफेस होता है। तो ये तो नहीं लगता है कि क्योंकि इसमें क्या दिया है कि अबव और नीचे दोनों साइड से बाउंड है एक्वीफर से। एक्वीफर मतलब पोरस और परमिएबल स्ट्रेटा चाहिए। सेकेंड इज पर्च्ड एक्वीफर। पर्च्ड एक्वीफर क्या होता है, जो जोन ऑफ एरेशन में रहता है। दिस इज जोन ऑफ एरेशन, मतलब जहां से वाटर परकोलेट होता है डाउनवर्ड्स। तो यहां पे एक ऐसा लेयर रहेगा एक्वीक्लूड जैसा कि यहां पे हमें वाटर मिल सकता है। ठीक है, शॉर्ट एकदम छोटा सा वाटर एक्वीफर होता है जोन ऑफ एरेशन में, उसको बोलते हैं हम
पर्च्ड एक्वीफर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि टर्म दिया है कि दोनों साइड से बाउंडेड है एक्वीफर से। कन्फाइंड एक्वीफर, अब कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, दोनों साइड से एक्वीक्लूड से, मतलब कन्फाइंड एक्वीफर का जो पानी है वो ऊपर और नीचे मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये अगर दिस इज द कन्फाइंड एक्वीफर जोन, तो ये ऊपर का स्ट्राटा नॉन पोरस नॉन परमिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे लिखा है कि ओवरलेन बाय एक्वीफर्स, दोनों साइड से एक्वीफर से बाउंड होना चाहिए। तो ये दिस इज नॉट एक्वीफर, नो, दिस इज एक्वीक्लूड और एक्वीटार्ड वी कैन से, और एक्वीफ्यूज वी कैन से, ठीक है। एक्वीटार्ड नहीं बोल सकते, एक्वीक्लूड और एक्वीफ्यूज बोल सकते हैं, ठीक है। तो कन्फाइंड एक्वीफर भी नहीं आएगा, तो सेमी कन्फाइंड एक्वीफर इज द ओनली पॉसिबिलिटी। और अगर उन्होंने आंसर चेंज कर दिया तो आ सकता है फ्रीएटिक एक्वीफर, ठीक है। लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा सही लग रहा है सेमी कन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेट ऑफ बीचेस ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट के जितने भी जो भी बीचेस है उनका सेट पहचानना है। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये अर्थ का साइंस का कम और जनरल नॉलेज का थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आया है सेट एग्जाम में इस बार, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मांडवी कोलवा मरीना। तो मांडवी कोलवा तो है, मरीना नहीं है, मरीना ईस्ट कोस्ट पे है। यहाँ पे वारकाला, कोलावम, ऋषि कोंडा। थर्ड ऑप्शन इज दीघा, कोलवा एंड गणपतपुळे। कोलवा तो पता है गोवा में है, गणपतपुळे महाराष्ट्र में, दीघा इज इन वेस्ट बंगाल, सो ईस्ट कोस्ट आ गया, ठीक है। ये यहाँ के बीचेस पहचानने, ठीक है। दिस इज इंडिया, तो वेस्ट कोस्ट के। फोर्थ ऑप्शन इज श्रीवर्धन, कलंगुट एंड गोकर्ण, ठीक है। अगर आपको जनरल नॉलेज का थोड़ा बहुत आइडिया है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। एक्चुअली मेरा भी गलत हुआ ये क्वेश्चन, मैंने भी गलत मारा है, ठीक है। तो श्रीवर्धन इज इन महाराष्ट्र, हरिहरेश्वर के पास है वो। सेकेंड इज कलंगुट। कलंगुट तो सबको पता है, दुनिया को पता है यार, एंजॉयमेंट वाला बीच, गोवा में है जो। और गोकर्ण कर्नाटका में है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Okay, so fourth question is related to geomorphology. One of the following delta is classified as river dominated delta. अब डेल्टा क्या होता है, रिवर जहां पे समुद्र को जाके मिल जाती है, ओके, दिस इज सी, दिस इज रिवर। यहाँ पे जो फॉर्म होता है डिपॉजिट, ठीक है, यहाँ पे पूरा सामान जो लाया है रिवर ने माउंटेन से, वो यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं डेल्टा। तो हमारे इंडिया में कौन सा डेल्टा फेमस है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो है हमारे इंडिया में फेमस है। वेस्ट बंगाल में जो है आधा बांग्लादेश वालों के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है हमें कि रिवर डोमिनेटेड, तो एक ट्रायंगल है, ये याद करो, समरफील्ड जो बुक है जियोमॉर्फोलॉजी की उसमें मिल जाएगा, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का है। तो ये डायग्राम आपको मिल जाएगा उसमें। तो यहाँ पे रिवर डोमिनेटेड मतलब क्या होता है कि रिवर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। रिवर में जिससे जो सेडिमेंट्स लाए वो ज़्यादा दूर तक फैल के ज़्यादा अंदर तक समुद्र में डिपॉजिट हो जाता है, इसको बोलते हैं रिवर डोमिनेटेड। यहाँ पे टाइड डोमिनेटेड और यहाँ पे वेव डोमिनेटेड, यहाँ पे टाइड डोमिनेटेड। तो डोमिनेटेड मतलब यहाँ पे क्या है, वेव डोमिनेटेड मतलब वेव्स, सी वेव्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। टाइड डोमिनेटेड मतलब टाइड का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो है वो टाइड डोमिनेटेड है, ठीक है। दिस इज फेमस फॉर टाइड डोमिनेटेड, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा। अब मिसिसिपी जो है, ठीक है, रिवर डोमिनेटेड इज मिसिसिपी, पूरे दुनिया में फेमस है ये, मतलब जियोलॉजिस्ट में तो फेमस है। मिसिसिपी रिवर इज फेमस फॉर रिवर डोमिनेटेड डेल्टा, इसका जो डेल्टा है वो रिवर डोमिनेटेड। और बर्ड फुट डेल्टा, क्योंकि वो इस शेप में है, ठीक है, ऐसा है वो, इसीलिए उसको बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा। सो द आंसर इज मिसिसिपी। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ कंबाइंड स्ट्रीम लेंथ्स ऑफ द ड्रेनेज बेसिन, एक ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड वाटर और हाइड्रोजियोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एक ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, टू द बेसिन एरिया, पूरा एरिया, ठीक है, इज डिफाइंड एज, अब ऑप्शंस आर ड्रेनेज डेंसिटी, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी, बाइफर्केशन रेशियो और रगडनेस नंबर। अब हम देखते हैं कि दिया क्या है कि स्ट्रीम लेंथ, टोटल लेंथ कंबाइंड दिया है, ठीक है, कंबाइंड स्ट्रीम लेंथ मतलब टोटल जितने भी, ये इसका अगर 5 है, इसका 4 है, तो 5 + 4 9 हो जाएगा, फिर इसका 3 है, 9 + 3
12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पूरा कंबाइन करके ऊपर लेना है टू द ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन टू द ड्रेनेज बेसिन एरिया डिवाइड बाय एरिया। तो हमें पता है डेंसिटी का ये क्या होता है फॉर्मूला, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, तो इतने एरिया में कितना मास है, अगर 1 क्यूब का अगर अब हमने क्यूब ले लिया तो उसमें जितना मास है उसके ऊपर उसका डेंसिटी डिपेंड रहेगा ना। ठीक है, तो ये है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो इस ड्रेनेज का जितना वॉल्यूम है, मतलब जितना एरिया है, उसमें टोटल स्ट्रीम का एरिया जितना होगा। ठीक है, अगर स्ट्रीम ज्यादा होगी, इतने ही एरिया में अगर ज्यादा स्ट्रीम्स रहेगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना उसकी। ठीक है, तो क्या बताया कि स्ट्रीम लेंथ, टोटल लेंथ, सबका लेंथ लेना है डिवाइडेड बाय एरिया, इतने एरिया में कितने ये है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रेनेज डेंसिटी। सो ऑप्शन इज फर्स्ट वन। स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि स्ट्रीम कितने नंबर ऑफ स्ट्रीम्स है। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ स्ट्रीम्स नहीं गिनने हैं, यहां पे टोटल लेंथ गिनना है। स्ट्रीम्स कितने भी हो, लेकिन गिनना क्या है यहाँ पे, टोटल एरिया कवर कितना किया है स्ट्रीम, सब स्ट्रीम ने मिला के, ये गिनना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। तो ये कट गया। बाइफर्केशन रेशो क्या होता है, बाइफर्केशन रेशो मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम बाय सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम, ये जो रेशो होता है वो बाइफर्केशन रेशो बोलते हैं। ये जो है डिटेल में हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आएगा वो जरूर, धीरे धीरे आएगा, सब लेक्चर्स आएंगे। तो ये भी कैंसिल हो गया। रगडनेस नंबर भी अलग होता है, ये हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मेथड्स विच मेथड मेक यूज ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ। हमारे पास जो वायर्स होते हैं, यहाँ पे बल्ब वगैरह जलते हैं, उसमें जो वायर्स में ये होते हैं, मेटल के जो मटेरियल होता है, उसमें से जो करंट फ्लो होता है वो हमने बनाया है ना। ठीक है, तो हमने मैन्युअली बना के उसमें फ्लो कर दिया। तो अर्थ के अंदर ऐसा ही नेचुरली फ्लो करंट होता है, फ्लो करता है, मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे ऐसे बहुत सारे इक्विपोटेंशियल लाइंस होते हैं, मतलब खुद का एक करंट होता है अर्थ में। ओके, तो वो वाला करंट यूज करके हम अगर सर्वे कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि नेचुरल करंट यूज करके हम बस पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, हम करंट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ओके, सो जियोफिजिकल मेथड जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल मेथड जो होते हैं, उसमें ये जरूरी है कि अगर आपको किस बारे में ये करना है, एक्सप्लोरेशन करना है, बहुत टाइप के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे होते हैं, और जियोलॉजी के सर्वे अलग होते हैं, और ढूंढने के लिए, फाइंड आउट करने, कौन सा और है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें यह पूछा गया कि नेचुरली प्रेजेंट जो करंट है इलेक्ट्रिकल फील्ड अर्थ के अंदर है। ऐसा नहीं है कि करंट मतलब बहुत ज्यादा है तो पैर वैर नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये बात नहीं है, करंट होता है मतलब बहुत लो अमाउंट में, इंटेंसिटी बहुत कम रहती है उसकी। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा है कि नेचुरली प्रेजेंट जो करंट है वो यूज करके हम कौन सी मेथड से काम करते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल, हम जो सर्वे में दो यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स, एक होता है करंट इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। तो इसमें पूछ रहा है कि करंट इलेक्ट्रोड की जरूरत नहीं है, ऐसे मेथड्स कौन से, क्योंकि हम करंट यूज नहीं कर रहे ना खुद का, अर्थ का खुद का करंट हम बस काउंट कर रहे हैं कि कितना करंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसमें से। तो ऐसे कौन से मेथड्स है इसमें से जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स ओनली यूज करते हैं। ठीक है, सो देयर आर टू मेथड्स विच आर यूजिंग ओनली पोटेंशियल मेथड्स अमंग दिस। ठीक है, एसपी मेथड मतलब सेल्फ पोटेंशियल, मतलब ये जो क्या करता है कि बोरहोल के नीचे का पोटेंशियल और ऊपर का पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में जो भी करंट है, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है नेचुरली, और अर्थ सरफेस पे जो करंट फ्लो कर रहा है नेचुरली, दोनों नेचुरली, तो उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बस फाइंड आउट करता है एसपी मेथड। ठीक है, और दूसरा जो है वो फिफ्थ है टेलुरिक मेथड। ठीक है, टेलुरिक मेथड भी ये करता है कि अर्थ का अंदर जो भी पोटेंशियल लाइंस फ्लो हो रहे हैं तो उनका पोटेंशियल, मतलब बस पोटेंशियल इलेक्ट्रोड यूज करता है ये और ये। बाकी सब जो मेथड्स है, रेजिस्टिविटी जो हमने पढ़ा है, वेनर, स्लम्बर्जर, डायपोल एरे वगैरह, ये सब रेजिस्टिविटी में आता है। थर्ड ऑप्शन इज इक्विपोटेंशियल लाइंस, मतलब करंट इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। फोर्थ इज इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, इंड्यूस्ड नाम में ही दिया है कि इंड्यूस्ड, मतलब हमने खुद प्रोड्यूस करके करंट उसमें इंसर्ट किया है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। और लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में भी करंट इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एसपी मेथड और टेलुरिक मेथड। ठीक है, अगर ये किसी को पता है तो आंसर आ जाएगा तुरंत। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी।
बी इज करेक्ट आंसर। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। से बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, मैं कंसेप्ट बेसिस वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता के फायदा नहीं है, ज़रूरी है कि एक्सप्लेनेशन देना उनका चारों ऑप्शन का, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो और जितने भी इसमें क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम के लिए। CSIR नेट, महाराष्ट्र की सेट है और बहुत सारे स्टेट्स के सेट एग्जाम जो होती है, ठीक है। तो GSI का प्रीलिम्स जो होता है उसमें भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज एवरी टाइम आई पोस्ट द वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट एंड ठीक है, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।